भारतीय जनता पार्टी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पार्टी के सभी मोर्चा प्रकोष्ठों की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। सांसद संतोष पांडे ने बताया कि नई नियुक्तियों के बाद यह अहम बैठक आयोजित की गई, जिसके बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होगा। इसमें कार्यकर्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों सहित संगठन की कार्य पद्धति से अवगत कराया जाएगा। बैठक में संगठन महामंत्री पवन साय समेत करीब 1000 पदाधिकारी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी में नए पदाधिकारियों के निर्वाचन या नियुक्ति के पश्चात भारतीय जनता पार्टी हर दृष्टि से उन्हें चुस्त पुष्ट करने का काम, प्रशिक्षित करने का काम, अपने दायित्वों का निर्वहन हम कैसे करें, इसके लिए कुछ टिप्स के साथ साथ एक प्रकार से कभी कभी 3 दिवसीय होता है, कभी 2 दिवसीय होता है, कभी 1 दिवसीय, ऐसा प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखते हैं। आज हमारे पदाधिकारियों के माध्यम से ऐसे नवनियुक्त पदाधिकारियों को पार्टी के हित में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विचारों को नीचे तक कैसे लेकर के जाए, दीनदयाल जी का अंत्योदय, माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को और साथ ही संगठन कैसे मजबूत हो, इसके लिए ऐसे कुछ टिप्स के साथ कुछ सूत्र, कुछ मंत्र दिए गए हैं, जिसको हम नीचे तक उतारने का काम करेंगे। 2028 नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही एक चुनाव होता है, उसके प्रातः काल दूसरे दिन से हम आने वाले दूसरे चुनाव की भी तैयारी करते हैं। और हमारे यहाँ एक शब्द है, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में केवल युद्ध काल में नहीं, हम शांति काल में भी युद्ध की तैयारी करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सभी 7 मोर्चा के गठन के पश्चात और एक संयुक्त मोर्चा की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र के द्वारा और प्रदेश के द्वारा जो भी कार्यक्रम तय होते हैं, क्योंकि ये इकाई मोर्चे की हमारी जिले से लेकर मंडल तक की इकाई रहती है, और इस तरीके से अपने कार्यक्रमों को नीचे तक ले जाना और हमारे बूथ की इकाई तक और बैठकर चौपालों के माध्यम से और कार्यक्रमों को न सिर्फ कार्यकर्ताओं के तक बल्कि कार्यकर्ताओं के माध्यम जनता तक भी ले जाना। तो भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा है कि वर्ष भर हम कार्यक्रम करते हैं संगठन के, और उन कार्यक्रमों को नीचे तक, अभी हमारे बजट पे चौपालों की व्यवस्था है और हमारे बीबी जीराम जी का विषय जो है वो नीचे तक जनता के बीच ले जाकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कल्याणकारी योजना है उसको भी उसमें समाहित करना, पार्टी के कार्यक्रमों के साथ संवाहक के रूप में काम करना, जनता तक सभी बातें पहुँचे, इस दृष्टि से, और अन्य मोर्चों का और अलग अलग कार्यक्रम जो होते हैं उनके मोर्चों के, और उस दृष्टि से भी सभी को आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आदरणीय हमारे क्षेत्रीय महामंत्री संगठन अजय जामवाल जी का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, और इस तरीके से हमारे नीचे तक के मोर्चे के जो गठन है उनको लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ संपन्न हुई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें 24 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी तीसरा बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में यह बजट विकसित छत्तीसगढ़ के विजन पर केंद्रित रहेगा। मंत्री ने बताया कि बजट 2047 के दीर्घकालीन लक्ष्य और नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प के अनुरूप स्पष्ट रोड मैप के साथ पेश किया जाएगा। नहीं, बजट पेश होने की संभावना 24 तारीख को बन रही है, ठीक है, और 23 तारीख को बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। संभावना है कि 24 फरवरी को बजट प्रस्तुत होगा, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार तीसरा बजट प्रस्तुत करेगी। पहला बजट ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को समर्पित था। दूसरा बजट गति की रणनीति पर आधारित था, गुड गवर्नेंस, एक्सलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी फॉर टेक्नोलॉजी और आई फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इस गति की रणनीति के माध्यम से ज्ञान का कल्याण किया जाएगा, इस पर यह आधारित था। और इस बार एक कुछ नए थीम के साथ, नए विजन के साथ हम आगे बढ़ते हुए इस बजट को, तीसरे बजट को प्रस्तुत करेंगे। 2047 तक भारत जैसे विकसित भारत मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट 2047
की ओर हर बजट एक एक कदम की तरह होगा, उसे शॉर्ट टर्म प्लानिंग के रूप में, क्योंकि ये 2047 की योजना लॉन्ग टर्म योजना है, इसमें एक एक कदम की ओर हम बढ़ते हुए एक एक बजट को प्रस्तुत करेंगे। प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर सांसद संतोष पांडे ने कहा कि भूपेश बघेल के शासनकाल में कई आपराधिक मामलों में कांग्रेस से जुड़े लोगों की भूमिका सामने आई थी। उन्होंने कहा कि हाल ही की कुछ घटनाओं में भी सच्चाई जल्द स्पष्ट हो जाएगी। भूपेश जी के शासन में जो जो हुआ है हम सभी उससे परिचित हैं। अभी चाहे वो सूरजपुर हो, कोंडागांव हो, गरियाबंद हो, सबके पीछे कांग्रेस का हाथ रहा है, कांग्रेस के पदाधिकारियों का हाथ रहा है। और कुछ अपुष्ट जो रहे, बाद में 2 दिन बाद पता चला कि इसमें तो कांग्रेस के ही लोग हैं, तो वो भी स्पष्ट हो जाएगा। असम और पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सांसद संतोष पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में एक चुनाव खत्म होते ही अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि पार्टी केवल चुनाव के समय ही नहीं बल्कि शांति काल में भी लगातार चुनावी तैयारी करती रहती है। 2028 नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही एक चुनाव होता है उसके प्रातः काल दूसरे दिन से हम आने वाले दूसरे चुनाव की भी तैयारी करते हैं। और हमारे यहाँ एक शब्द है, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में केवल युद्ध काल में नहीं, हम शांति काल में भी युद्ध की तैयारी करते हैं। राजधानी रायपुर के थाना पंडरी क्षेत्र में पुलिस ने अवैध पिस्टल और मैगजीन के 7 आरोपी नंदू शर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले हत्या और मारपीट के मामलों में जेल जा चुका है। पुलिस उपायुक्त मयंक गुर्जर के अनुसार आरोपी से पिस्टल व खाली मैगजीन जब्त कर आगे की जांच की जा रही है। 15 तारीख को पंडरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सूचना है कि भिक्षु केंद्र के पास में एक व्यक्ति कट्टा लेके चल रहा है। सूचना की तस्दीक करने के लिए पंडरी पुलिस स्टेशन द्वारा टीम बना के मौके पर पहुंचे। जब वहाँ पर चेकिंग की गई उस व्यक्ति की, तो उसके पास से एक नग पिस्टल और एक मैगजीन जब्त हुई। साथ ही साथ जब उसके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में पता किया तो ये पता चला कि जो नंदू शर्मा जो आरोपी है वो पहले भी 302 जैसे केस के अंदर जेल में, जो कहाँ से लाया है इसके लिए अभी हम लोग का जांच जारी है। जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको बताया जाएगा। और डराने धमकाने के हिसाब से ही लेके घूम रहा था जिस तरीके से। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मतभेद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विष्णुदेव साय सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर कलह बढ़ रही है। अमृतधारा महोत्सव में विधायक प्रतिनिधि सूरज यादव को प्रवेश नहीं मिलने पर विवाद हुआ, जिस पर उन्होंने अपने ही नेताओं पर नाराजगी जताई। वहीं हाल ही में राजिम कुंभ महोत्सव को लेकर भी भाजपा नेताओं के असंतोष की चर्चा रही। कार्यक्रम छोड़ के क्यों जा रहे हो? क्या है? नाम लिया गया मंच से आपका? नहीं, कोई नाम की जरूरत नहीं हमें। हाँ। कोई नाम की जरूरत नहीं। इनके बदौलत नाम कमाए क्या हम? आज यहाँ कल चल देंगे। आखिर बात क्या हुई? गेट पे हम आ रहे थे, मंत्री जी के पीछे हम आगे पीछे हो गए। हमने बोला कि गेट खोल दीजिए, वो हमारे सामने लगा दिया। बोल भी रहा भाई, नगर पालिका के अध्यक्ष है, पार्षद है, हम कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि है। 8 दिन से हमारा कर्मचारी यहाँ पर झाड़ू, एक तो कर्मचारी नहीं इनके जिला कार्यालय में टॉयलेट साफ करने के लिए नगर पालिका भेजती है। आपको वो पुलिस वालों ने वेरिफिकेशन पर रोका? मैं बोल भी रहा हूँ, निवेदन भी कर रहा हूँ। हाँ। सबको भेज देते हैं। अब मैं वहाँ गाड़ी खड़ा करके रोड में यहाँ पुलिस अधीक्षक से, एडिशनल एसपी या माइक 2 से बात करने थोड़ी ना आऊंगा। मैं जा रहा हूँ कार्यक्रम से। साय के सुशासन का ढिंढोरा ढोल पीटने वाले भाजपा के नेता और कार्यकर्ता अब सुशासन का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। मनेनगढ़ में जो अमृतधारा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित था, उसमें रोके जाने से नाराज भाजपा के नेता ने अपने कार में लगे भाजपा के झंडा के निशान वाले नेम प्लेट को उखाड़कर कार्यक्रम स्थल पर फेंक दिया और नाराजगी जाहिर किया। और कुछ दिन पहले राजिम कुंभ महोत्सव में भी भाजपा के स्थानीय विधायक रोहित साहू ने पहुंचकर अव्यवस्था होने का और जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं होने का गुस्सा जाहिर किया था। तो कहां है सुशासन? अब भाजपा नेताओं को बताना चाहिए। जिस सुशासन का ये ढिंढोरा पीट रहे थे, जिस सुशासन के कसीदे पढ़ने में इनके गला नहीं थकता था, अब इनको समझ में आ रहा है कि सुशासन नहीं, पूरा कुशासन है। जनता तो पहले इस सरकार से नाराज है और अब भाजपा के नेता कार्यकर्ता भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये सरकार 2 साल में ही अलोकप्रिय हो चुकी है और पूरे प्रदेश में अराजकता फैल चुका है।